यस। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मास एंड वेट। नॉर्मली सुनने में ये शब्द एक जैसा लगता है। हम मार्केट में जाते हो, भाई 1 किलो चावल दे दो या 2 किलो सब्जी दे दो, है ना। तो कई बार हम मास और वेट को लेकर कंफ्यूजन होते हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई, हम डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं। नॉर्मली मास एक्चुअल में होता क्या है? मास जैसे कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप देखो किससे बना है? आपका एटम से बना है। छोटे छोटे एटम्स मिल मिल के एक आपका बॉडी बन जाता है, कोई आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मास एक्चुअल में क्या है? आपका जो एक्चुअल, जैसे कोई चीज है, इसमें जो कंटेंट्स हैं, एक एक कंटेंट का देखो कोई ना कोई वेट होता है। अगर एक डॉट सर्किल भी है, एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी है, उसका भी क्या होता है? मास होता है। मतलब उसके अंदर कुछ एक ऐसा मतलब कुछ, मतलब जो पार्टिकल है उसका जो एग्जिस्टेंस है उसको हम मास कहते हैं। जो भी है, मतलब जिसकी वजह से वो थोड़ा हैवी महसूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मास। वेट, वेट किसको कहा जाता है? वेट एक्चुअल में एक फोर्स है। वेट का एक्चुअल में एक फोर्स है। कैसा फोर्स? एक काइंड ऑफ, जैसे अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये इस मास को नीचे अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो ये वेट क्या बताता है? वो उसको कितने फोर्स से खींचेगी। मास तो जस्ट उस पत्थर के टुकड़े का, जस्ट वो क्या उसका कंटेंट है उसको मास बोलते हैं। वेट नॉर्मली ये वो नहीं होता कि ये कितने किलो का वेट है। वेट इज ए फोर्स, याद रखना। जैसे कई तरह के फोर्सेस हम लोगों ने पढ़े हैं, तो वेट एक्चुअल में एक फोर्स होता है। ये फोर्स कैसा है? ये वो फोर्स है जिससे अर्थ इस स्टोन को अपनी तरफ खींचती है। और हमको मालूम फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है। जो मास होता है, ये वाला मास, मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है क्या होती है? केजी। इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? केजी। वेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूटन। क्यों? क्योंकि फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो जब हम ग्रेविटेशन की फॉर्म में बात करते हैं, तो ये फोर्स और न्यूटन, इसको हम डब्ल्यू कहा जाता है। जब हम फिजिक्स की भाषा में, क्योंकि फोर्स कई टाइप के होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ऐसे कई टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या उसको पुल करती है, उस फोर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। मास को एम से डिनोट किया जाता है, एम या स्मॉल एम से। और जो ये फोर्स होता है कौन सा? जिससे अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इस डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है? एन मतलब न्यूटन। तो ये डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन जाता है? एम इंटू जी, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास की यूनिट क्या होगी? एम। और एक्सेलरेशन जब ग्रेविटी की फॉर्म में बात करते हैं तो उसको क्या लिखा जाता है? स्मॉल जी। तो डब्ल्यू रिप्रेजेंट किया जाता है एम जी से, और ये मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। ये दोनों का रिलेशन है, ठीक है। अभी देखिए मास के कुछ कंपैरिजन दिए हैं। फर्स्ट, मास में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो, उसमें जो मैटर पार्टिकल है उसका कितना क्वांटिटी है, उसको क्या कहा जाता है? मास। सिंपल डेफिनेशन। एंड वेट इज द फोर्स। वेट क्या है? इट इज द फोर्स। कई बार डिफरेंस 2 नंबर में पूछा जाता है आपसे कि मास और वेट के बीच में एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस लिखो। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? मास में होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब इसमें कंटेंट कितना है। इसमें जैसे आपने गुब्बारे के अंदर हवा हवा भरी, तो हवा कितनी भरी गई? आप कम हवा भरोगे तो गुब्बारा थोड़ा फूलेगा, ज्यादा हवा भरोगे तो गुब्बारा बहुत बड़ा फूल जाएगा। तो उसमें जो आपने एयर का कंटेंट डाला, गुब्बारा वैसे तो पतला होता है, चिपका होता है, जब उसके अंदर एयर ब्लो करते हो क्या होता है? फूल जाता है। तो उसमें मैटर क्या है? एयर है। तो उसी तरह ये जो मास है, एक तरह से कैसे नॉर्मल सॉलिड भी होते हैं, पानी का भी मास होता है, एक गैस का भी मास होता है। तो ये एक एक जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो मैटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मास। उसकी क्वांटिटी कितनी है। एंड वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर। वेट एक ऐसा फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट, मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके। वेट एक
वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हमने स्केलर क्या पढ़ा था, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर हमने क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब इसका रिलेवेंस क्या होता है, मास अगर स्केलर क्वांटिटीज का मतलब ये हुआ, तुम इस अर्थ पे कहीं भी जाओ, इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, कहीं भी जाओ, अर्थ पे जाओ, मून पे जाओ, सन पे जाओ, कहीं भी जाओ, वो अगर 10 केजी का है वो 10 केजी का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जो मास होता है किसी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो किसी लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। वेट क्या होता है, अर्थ के इक्वेटर पे जाओगे वहां पर वेट चेंज हो जाएगा, अर्थ के पोल्स पे जाओगे वहां पर वेट चेंज हो जाएगा, अर्थ मून पे जाओगे वहां वेट चेंज हो जाएगा, जुपिटर पे जाओगे वहां वेट चेंज हो जाएगा, सन के ऊपर जाओगे जा सको तो भाई वहां भी उसका वेट चेंज हो जाएगा। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वहां पर सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है, मतलब मैग्नीट्यूड मैटर करता है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट सेम जो मैंने आपको रिपीट किया, मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में मास सेम रहता है, जबकि वेट ऑफ द बॉडी वेरी एवरी प्लेस। अर्थ के सेंटर पे जाओगे, मान लो आप अर्थ के सेंटर पे गए, तो बताओ वेट कितना होगा। मान लो आप किसी तरह अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए, तो बताओ वेट ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा। सब लोग रिप्लाई क्या करो, यस इट विल बिकम जीरो। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू आपका कितना होता है, जी। इसका मतलब मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, बट वेट कैन बी जीरो। ये हमारा एक नेक्स्ट डिफरेंस बन गया, एग्री। चलिए, मास ऑफ ए बॉडी इज m इक्वल टू एफ अपॉन ए, वो सेम वही चीज लिखा है, रिपीटेशन इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। मास कैन बी डिटरमाइंड बाय द ऑर्डिनरी बैलेंस। इसका मतलब क्या है, अगर आपको किसी चीज का मास निकालना है, आपको तराजू लेना पड़ेगा। देखा ना, जो दुकानदार सब्जी बेचता है वो तराजू रखता है दोनों तरफ, तो उससे इट इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डिनरी बैलेंस। और अगर आपको वेट मेजरमेंट करना है, उसको में एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। कैसा होता है, कभी आप लोग छोटे छोटे डिवाइस, एक हुक लगा होता है और एक ऊपर स्केल रहती है, ऊपर एक स्केल होती है, नीचे एक हुक लगा होता है। आप जो हुक के ऊपर टांगते हो वो देखो स्प्रिंग से नीचे खींचता है, तो उस डिवाइस से आप वेट मेजरमेंट करते हो। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, जब उसको ऊपर टांगते हो, अर्थ क्या करती है, उस वेट को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती है। ओके, तो मास कैसे डिटरमाइंड होता है, ऑर्डिनरी तराजू से, जिसको ऑर्डिनरी बैलेंस बोलते हैं। एंड वेट किससे मेजरमेंट होता है, आपके स्प्रिंग बैलेंस से। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आ जाता है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन वेट इज न्यूटन। ऐसे आपको 4 से 5 डिफरेंस आपको पता होंगे, आपके 2 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। यहां तक क्लियर, किसी को डाउट शक पूछ सकते हो आप लोग, किसी को कोई डाउट कोई शक, जिसको डाउट है प्लीज वो जीरो दबा सकता है। चलिए आगे चल सकते हैं। अब हमको निकालना है भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर है, उसका वेट कितना होगा। मास तो हमको पता है, तो आपका हम वेट निकालना सीखेंगे। वेट कैसे निकलता है, वेट क्या होता है, m इंटू जी। हमको पता है अर्थ का ग्रेविटी कितना होता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 न्यूटन, सबको पता है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से हम मास को वेट क्यों बोलते हैं, वो हमारी गलती है बेटा, इसलिए हम मास को वेट बोलते हैं, क्योंकि हमको हम बचपन में फर्स्ट क्लास से 8 तक क्लास तक ग्रेविटेशन टॉपिक नहीं था ना, इसलिए हम मास को वेट बोलते थे। अब हम ग्रेविटेशन पढ़ लेंगे, अब हम समझ जाएंगे। जैसे हम दूध वाले के पास जाते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम दूध वाले के पास जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, 2 किलो दूध दे दे, एग्री है। पर एक्चुअल में क्या 2 किलो दूध देता है क्या, नहीं, वो 2 लीटर दूध देता है। तो पर हम नॉर्मल भाषा जब अपनी लोकल लैंग्वेज में जब बात करते हैं, हम नॉर्मली वैसे बोलते हैं भाई 2 किलो दूध दे दो, 4 किलो दूध दे दो। पनीर 2 किलो हो सकता है जो वेट मेजरमेंट करके होता है, बट दूध कभी भी केजी में नहीं होता, वो लीटर में होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एग्री।
जय मेरे से चैनल के बारे में क्लास के बाद पूछना, ठीक है? अभी हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। यस, तो उसी तरह जो मास को वेट बोलते हैं, हमारी गलती आगे से एक बार तुम लोगों ने पढ़ लिया, तुम मास को मास ही बोलोगे, वेट को वेट बोलोगे। तो समझो अर्थ पे किसी चीज का मास 1 kg है, तो अर्थ पे उसका वेट कितना हो जाएगा? 1 इंटू 9.8, तो कितना बन गया? 9.8 न्यूटन। अगर किसी चीज का वेट 100 kg हो, मास वाला सॉरी मास अगर 100 kg हो, तो वेट कितना हो जाएगा? 100 इंटू सिंपल 9.8 कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? 980 न्यूटन। एग्री? ये तो एकदम सिंपल है, ये तो आप आराम से निकल, एक ही सिंपल फॉर्मूला है, W इक्वल टू जो भी आपको मास दिया होता है उसको अगर अर्थ पे पूछा जाएगा, जब उसको अर्थ पे पूछा जाएगा क्या करेंगे? उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है? वेट। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, भाई हमारा जो वेट है वो अर्थ पे सेम है क्या, वो मून पे सेम है क्या? वो सेम नहीं होता। वाई? क्योंकि अर्थ पे और मून पे जी का वैल्यू अलग होता है। हम लोग जी का वैल्यू निकाला था, जी फॉर अर्थ कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी फॉर मून हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था? समथिंग 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका जी है? ये मून का है। ऐसी जी फॉर सन आप निकाल सकते हो, आप जी फॉर जुपिटर आप निकाल सकते हो, आप किसी भी प्लेनेट पे ये जी का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? हम लोगों ने सीखा था, जी का जो वैल्यू होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी इंटू एम इंटू आर स्क्वायर। जी क्या था आपका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास क्या होता है? भाई जो भी आप प्लेनेट पकड़ते हो या आप मून को निकालना चाहते हो, वहां का मास लिख दो यहाँ पर। एग्री? और ये आर क्या है? रेडियस। जैसे ये आपका मून है, इसके सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? आर। इसको आप और डी भी बोलते हो। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आप ये जी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने शायद जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने जी का वैल्यू निकाला था, हमारा कितना आया था? 1.63। तो आप देखोगे जी ऑफ अर्थ और जी ऑफ मून 9.8 अपॉन 1.63, ये रफली रफली अप्रोक्स वैल्यू 6 के आसपास आता है। किसके आसपास आता है? 6 के आसपास आता है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें अप्रोक्स ही लेते हैं, एकदम एग्जैक्टली नहीं लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है कि भाई जिस चीज का वेट अगर अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का मास 100 kg होगा, तो मून पे भी उसका मास कितना होगा? 100 kg होगा। मास कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखना, हर जगह सेम रहता है। पर अगर अर्थ पे इसका वेट कितना हो जाएगा? अभी 100 इंटू 9.8 कितना निकल गया? 980 न्यूटन। जब हम मून पे इसका निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? मून पे निकालेंगे, तो मून पे इसका वेट क्या हो जाएगा? 100 इंटू 1.63, तो कितना हो गया? 163 न्यूटन। ये कितना? 980 न्यूटन। तो रफली रफली आप कह सकते हो जो मून पे जो वेट होता है और अर्थ पे जो वेट होता है वो 1/6 होता है। अब उसको क्या कह सकते हो? 1/6 होता है, 1/6। जैसे 980 को 6 से डिवाइड कर दो, रफली देखो कितना आता है? 1, 3 बचेगा, 6 अगेन 2 बचेगा, अगेन 3 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्टली से हमारा क्या देखो 980 था, ये कितना है? 163। एग्जैक्टली कितना हमारा? रफली 6 के आसपास आ गया। तो ये रेशो आपको पता होना चाहिए कि मून पे जो अर्थ का मास, अर्थ का वेट, मतलब मून पे जो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अर्थ के मुकाबले 1/6 होता है। आप लोग जो, अब दूसरा क्वेश्चन होता है, क्या हमारी बॉडी, क्या हमारी बॉडी वेटलेस हो सकती है? ये कंसेप्ट आता है वेटलेस। मासलेस तो कभी नहीं हो सकता, मास कभी भी जीरो नहीं होता, याद रखना। मास कैन नॉट बी नेगेटिव, मास कैन नॉट बी जीरो, बट मास हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। कुछ ना कुछ मैटर होगा तो 0.1111 ग्राम भी होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -6 -20 ग्राम भी हो सकता है। वेटलेस, वेटलेस कैसे हो सकता है? वेटलेस का मतलब है जब W कितना हो जाए? जीरो।
ये कंडीशन कब हो सकती है? हम एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएं, हम एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएं जहां पर जी का वैल्यू होता है 0, उसको हम क्या कहते हैं? वेटलेस कंडीशन। एग्री? इसलिए जो आप देखो, जो एरोस्पेस, ये जितने स्पेस मिशन होते हैं, वहां जो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? एक ऐसा रूम में, हम इस रूम को क्या कर देते हैं, अंदर से जी का वैल्यू 0 कर देते हैं। हम एक ऐसा रूम डिजाइन करते हैं जहां पर जी का वैल्यू कितना होता है? 0, जिसको हम जीरो ग्रेविटी बोलते हैं। डब्ल्यू कैन बी नेगेटिव। कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप सोच के बताओ, जी नेगेटिव कैसे हो सकता है? देखो, डब्ल्यू कहां से आता है? मास इंटू ग्रेविटी। मास तो 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो। लॉजिकली सोचने का ना, मास कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, अगर ये नेगेटिव नहीं है, ये हमेशा क्या है? मास क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अब जी क्या है? एक्सेलरेशन है। जी क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है क्या? एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, बट एम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, 0 हो सकता है। आप एकदम एंटी जीरो, एंटी ग्रेविटी, अभी तक तो मैंने सुना नहीं कि एंटी ग्रेविटी मतलब आप जी का वैल्यू 0 तो ला सकते हो, पर नेगेटिव किसी ने लाया आज तक, ये मैं नहीं कह सकता कि भाई उसको रिपल्शन हो। रिपल्शन जैसे होता है ना, जैसे अट्रैक्शन होता है, ऐसी रिपल्शन भी होता है। अब हमको ये मालूम, जो ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं, दैट इज अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं स्टिल सर्च करूंगा, अगर मेरे को ऐसा मिला कि डब्ल्यू नेगेटिव हो सकता है, आपको मैं कल बताता हूँ। ठीक है, हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी अट्रैक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इधर से इधर ऐसे मूव करता है। इसका मतलब वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। इसका मतलब वेलोसिटी होगी तो आपका एक्सेलरेशन होगा ही होगा। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं। दो चीज आपस में एक दूसरे अट्रैक्ट करेंगे तो मतलब मोशन होगा। बट ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है। एग्री? ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है, मतलब वी 0 हो सकता है, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रखा है बट हिल रहा है, या ये डायरेक्शन, ये जो नेगेटिव आता है, ये एक्चुअली में, ये नेगेटिव जो होता है डायरेक्शन की वजह से आता है। ये चीज याद रखना। तुम वापस थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ लॉजिकली, जो मैं समझ पाया अभी तक। हमने ये पढ़ा था भाई, जो एक्सेलरेशन होता है, जो हम नेगेटिव लिखते हैं, दैट इज साइन। ये साइन हो सकता है बट ये मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये वैल्यू नहीं हो सकती। जो हम जी लिखते हैं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस जो है, ये डायरेक्शन का साइन है कि हम अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे जब पत्थर, तो ये जी माइनस हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है। बट ये वैल्यू नहीं, नेगेटिव नहीं है। वैल्यू नेगेटिव होने इज मोर इंपॉर्टेंट। इन जीरो ग्रेविटी रिपल्शन हैपन और अट्रैक्शन। जीरो ग्रेविटी ना तो रिपल्शन होगा ना अट्रैक्शन होगा। द बॉडी विल मूव फ्रीली, ऐसे फ्रीली घूमते रहेगी, ना वो अट्रैक्ट करेगी ना रिपेल करेगी, तो उसको कुछ मिलेगा नहीं ना। अट्रैक्शन होगा तो मतलब मूवमेंट होगा। ठीक है, मैं नेगेटिव का फिर भी चेक करूंगा, पर मेरे को जहां तक अब एकदम क्लियर है कि मास पॉजिटिव वैल्यू है, मास 0 कभी भी नहीं हो सकता। जी है, वो एक वैल्यू है, वो नेगेटिव कभी भी नहीं होती। दैट इज ओनली डायरेक्शनल साइन, इसलिए जी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे आएगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस। द वैल्यू इज नॉट माइनस, इट इज डायरेक्शन। क्लियर सबको? कोई डाउट, कोई शक? अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने आप लोगों को ग्रुप पे एक शीट भेजा है। अभी अगले 2 दिन हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगले 2 दिन हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, आज भी, कल और परसों। तो अपनी बुकलेट्स के मैंने आपको भेजे हैं न्यूमेरिकल शीट के स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है आज का। कल 16 क्वेश्चन फिर दूंगा, देन आपके थ्योरी क्वेश्चंस दूंगा, और मैं पेपर इसी से बनाऊंगा। जो अपनी बुकलेट है ग्रेविटेशन के सारे न्यूमेरिकल उसी से दूंगा, केवल वैल्यू चेंज करूंगा। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छा किया होगा, आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सर वो शीट क्लियर नहीं दिख रही? ओके, मैंने आपको पीडीएफ फाइल जो भेजी हुई है, पहले साइंस की जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजी हुई है,
अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे को मैसेज करना, मैं फिर से उसको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। मैंने आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी मैंने चारों फाइल्स ग्रुप पे भेजी हुई हैं। अगर आप नए स्टूडेंट भी हो तो उसमें फाइल सेक्शन में जाना, आपको पुरानी शीट्स वहां पर दिखेंगी। मैंने उसमें अलाउ किया कि आप पुरानी शीट्स देख सकते हो। अगर स्टिल उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे को शीट नहीं दिख रहा, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको फिर से भेजूंगा। पर आप पहले ग्रुप पे चेक करना फाइल्स में जाके, ठीक है? नहीं मिलेगा वो मैं फिर से रीसेंड करूंगा, ठीक है? तो शीट में जो ग्रेविटेशन टॉपिक है वहां पर ऊपर आएगा असाइनमेंट शीट्स। असाइनमेंट में नीचे आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में टोटल 35 के आसपास न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज 16 न्यूमेरिकल आप करोगे होमवर्क, कल फिर 16 करेंगे और फिर हम अगले 16 थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया, आप अगले जब संडे को ग्रेविटेशन का टॉपिक का टेस्ट होगा, आप आउट ऑफ नंबर लाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपकी इच्छा है। चलिए फटाफट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मास ऑफ ए बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज द वेट? क्या करेंगे? सिंपल, 5 इंटू 9.8 कितना आ गया? 49 न्यूटन के आसपास। कितना सिंपल है। आपको मास दिया, आपको क्या निकालना है? वेट। क्या करेंगे? सिंपल 9.8। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन योर फ्रेंड ऑफ मास 60 kg। आपके दोस्त के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपको कभी वेट को ऐसे भी कह सकता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, याद रखना। इसी ये जो शब्द लिखा है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब वेट ही है, याद रखना। कभी बार शब्दों की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आप सोचोगे सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो याद रखना उसको वेट ही कहते हैं। तो अगर आपका दोस्त का वेट कितना है? 60 kg, तो 60 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा? 588 न्यूटन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 98? तो अब आपको क्या दे दिया? W दे दिया 98। हमको क्या निकालना? मास। तो मास इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन जी, क्योंकि W क्या होता है? mg। तो ये कितना होगा? 98 अपॉन 9.8, है ना? निकल जाएगा आराम से। नेक्स्ट, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी हुज वेट इज 9.8। एक फोर्स काम करता है। कितना फोर्स काम करता है? फोर्स W के ऊपर काम करता है। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इज द एक्सेलरेशन? ठीक है, आपको कितना दिया? वेट कितना दिया है? 9.8 न्यूटन। मास W क्या होता है? m इंटू जी। 9.8 इक्वल टू मास इंटू 9.8। तो मास कितना आ गया? 1 kg। देखो 1 kg आ गया। इसने पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया है? 20 न्यूटन। मास कितना है? 1 kg। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को डाउट, कोई शक? इन चारों क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ाए हैं एकदम इजी बच्चों वाले क्वेश्चन है। स्टिल किसी को डाउट है प्लीज आप पूछ सकते हो। शुभम, मयूर, विशाल पक्का रिप्लाई किया करो। बाकी लोग भी कर सकते हो जिसको नहीं समझा, बट ये पक्का रिप्लाई करेंगे। बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है, वही लास्ट वही है। यश बेटा आपको क्या नहीं समझा? प्लीज मैसेज में लिखो कि ये चीज मुझे नहीं समझी। लास्ट तो तुमने लिखा शोम, ठीक है। क्या नहीं समझा वो बताना मुझे। हमेशा तुम बोलते हो लास्ट नहीं समझा, पर क्या नहीं समझा वो बताओ। तुम्हारा शोम प्रॉब्लम क्या है? तुम ये नहीं बताते कि तुमको क्या नहीं समझता है। इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो थोड़ा। जब टीचर पूछता ना क्या नहीं समझा, आपको वो बताना होता सर इसमें मुझे ये चीज नहीं समझी, ये क्या है, ये कंसेप्ट नहीं समझा। वो आप बताओगे तो आपको एक्सप्लेन करना इजी होता है। आपको क्या दिया? एफ दिया है 20 न्यूटन। आपको वेट दिया है 9.8 न्यूटन। क्या निकालना है? मास। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो W इक्वल टू mg। W कितना है? 9.8। m कितना है? निकालना है। g कितना होता है? 9.8। तो मास इक्वल टू 1 kg। फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट,
फिर आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया है 20 न्यूटन, मास हमने कितना निकाला 1 केजी, एक्सेलरेशन निकालना है तो 1 इसके नीचे चला गया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कुछ समझाने लायक था ही नहीं। अभी क्लियर, यश एंड शुभम? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, ए मैन वेट 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे इसको डब्ल्यू अर्थ कितना है 600 न्यूटन, व्हाट इज हिज मास, हमको इसका मास निकालना है। और ये क्या बोला, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जी 9.8 नहीं लेना, कितना लेना है 10 लेना है। 10 मिनट बाकी हमें ये सारे क्वेश्चन फिनिश करने, ठीक है। चलिए जी, डब्ल्यू इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, एम कैसे निकलेगा 600 अपॉन 10। बच्चों वाले क्वेश्चन देखो एकदम, मास ऑन अर्थ कितना हो गया 60 kg। एक बच्चों वाले निकल रहा, इफ ही वर टेकन टू द मून, अब उसको मून पे लेके गए, अब उसका वेट कितना हो गया 100 न्यूटन। वेट ऑन द मून कितना है 100 न्यूटन। उसने उससे पूछा है व्हाट इज मास ऑन द मून, क्या मून पे जाके मास चेंज होगा, नहीं भैया, मून पे जाओ चाहे अर्थ पे जाओ मास कितना रहेगा 60 kg रहेगा, है ना। मून पे जाओ चाहे अर्थ पे जाओ मास क्या रहेगा सेम। यूज दिस गिवन इंफॉर्मेशन टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। अब हमको मून का ग्रेविटी निकालना है, तो वेट ऑन मून इक्वल टू मास ऑन मून इनटू ग्रेविटी ऑफ मून। तो मून पे वेट कितना दिया है 100, मास कितना है 60, जी निकालना है हमको, तो 100 अपॉन 60 रफली कितना आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट कोई शक इसमें? एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को नहीं समझता, आप लोगों को सब समझता है चीज। स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज टाइप 0। आपको केवल एक सिंपल फॉर्मूला है, W इक्वल टू एम जी। या तो W दिया होगा या M दिया होगा या G दिया होगा, हमको एक ही चीज निकालना है। चल किसी को डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। सेम ऐसे देखो बच्चों वाले एकदम क्वेश्चन है, पर स्टिल समझाना मेरा काम है ताकि आप लोग समझ जाओ। इसे न्यूमेरिकल करते समय ध्यान से पढ़ना न्यूमेरिकल हमेशा, ठीक है। आप लोगों का फिजिक्स एकदम बढ़िया होना चाहिए अभी। नेक्स्ट, हाउ मच इज 70 kg मैन। जो डाटा गिवन उसको लिखना सीखो। इस बार केजी दिया है, मतलब हमको मास दिया है, मास ऑन द मून, देखो वेट ऑन द मून हमको कह दिया हाउ मच ए 70 kg मैन, तो मास आपको दिया है 70 kg। क्या निकालना है वेट ऑन द मून, मतलब डब्ल्यू निकालना है कहां पर, मून पर निकालना है। व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड मून, भाई चाहे अर्थ पे लेके जाओ चाहे मून पे लेके जाओ मास कितना रहेगा 70 kg रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेक ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 6.3, आपको जी ऑन मून कितना है 1.63। सेम क्वेश्चन, तो डब्ल्यू एम क्या हो जाएगा, ओके शौर्य बेटे सेम क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हो, ठीक है बाद में, ये सब आपके होमवर्क में मैंने दिए हुए। तो 70 इंटू 1.63 114.1 न्यूटन। क्लियर, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी ऑन गोइंग बिलो एंड अबव द सरफेस। ये मैंने आपको बताया था, अगर ये आपका अर्थ सरफेस है, अब अर्थ की आपका सेंटर है, ये आपका क्या है सेंटर, और ये आपका एटमॉस्फेयर है, और ये आपका स्पेस है। मैक्सिमम ग्रेविटी कहां पर होती है, क्रस्ट पे। जब सेंटर की तरफ जाओगे तो जी कम हो जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाओगे तब भी जी कम हो जाएगा, स्पेस में जाके जी 0 आता है। एग्री, वही आपसे पूछा है, इट विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये मैंने आपको निकालना सिखाया है, कैसे निकालेंगे, जी इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। जी का वैल्यू डालो, मास ऑफ मून लिखो एंड रेडियस ऑफ द मून। ये मैंने आपको डाटा पहले गिवन किया है।
ये सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस आप करोगे उसमें सब ये गिवन है। फिर भी मैंने आपको लगभग जो होमवर्क दिया है वो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो आपको नोटबुक में सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, उसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट, शो दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ द अर्थ, टेप अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी मैंने आपको सेम बताया था कितना होता है 1/6 वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। हम कैसे निकालेंगे, हम जी ऑफ अर्थ निकालेंगे पहले। वो क्या होता है, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी ऑन मून इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ मून इन रेडियस ऑफ द मून। आप जब इसको सॉल्व करोगे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो बता देता हूँ। ये जी से जी कट गया, हमको मालूम है जो मून का मतलब अर्थ का जो मास होता है इट इज नियरली 100 टाइम्स ऑफ मून मास ऑफ मून। ये एक एवरेज हम उसमें बोला अप्रोक्स वैल्यू लेके कर सकते हो। तो जो अर्थ का मास होता है वो मून के मास से 100 टाइम्स होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। ये रेशो होता है। अभी देखो आपका क्या बन गया, जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ मून इक्वल टू बन जाएगा मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे इसको करना है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे आपको हो जाएगा। मैं आपको जस्ट रेफरेंस दे रहा हूं आपको कैसे करना है। वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आराम से। तो जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ मून, तो देखो ये मैंने रेशो आपको दिया है, तो ये तो m रहेगा एम ई अपॉन 100 अपॉन एम ई। हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, 100 टाइम्स होता है। अच्छा 1/3 और चाहिए, इसी इसको ऐसे लिखेंगे 100 ऑफ अर्थ ऐसा इनटू यहाँ पर क्या आएगा रेडियस ऑफ मून अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर एम स्क्वायर। एम से एम कट गया, आपको मैं सिर्फ रफली समझा रहा हूँ, आपको खुद प्रैक्टिस करने वाला। 100 इंटू आर एम अपॉन 16 आर एम स्क्वायर, सेम ये कटेगा दोनों, तो नीचे क्या बच जाएगा 100 अपॉन 16। ये आपका रफली वैल्यू आएगा समथिंग ये 6 के आसपास आएगा। 16 इंटू 6 96, तो ये रफली 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 96 6.3 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, वही जो हमने 1/6 पकड़ा है। मैंने आपको रफली समझा, मैं पहले ही क्लियर बोलता हूँ, ये आपको खुद ऐसे ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम वैसी क्वेश्चन, इफ ए प्लेनेट एग्जिस्ट हुज मास इज ट्वाइस द अर्थ। ठीक है, उसका मास कैसा है, इस मास प्लेनेट का ट्वाइस ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस इज 3 टाइम ग्रेटर। उसकी रेडियस जो है, रेडियस ऑफ प्लेनेट 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। तो उसने पूछा है उधर 1 kg जो वेट होगा उसका कितना वेट होगा, तो यहाँ पर आपको जी का वैल्यू निकालना उस प्लेनेट पे, जी का, जैसे भी हमने मून का निकाला ना, ऐसे आपको इस क्वेश्चन में निकालना है सेम। ये आप लोग होमवर्क करोगे इसको। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ऐसी, सपोज ए प्लेनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ। अब हाफ बोल दिया उसने कि मास भी हाफ होना चाहिए एंड रेडियस भी उसका हाफ होना चाहिए। आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना, मतलब आपको जी का वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके 2-3 होमवर्क हैं, ये बुकलेट में दिए हुए हैं। ये मोस्टली आप आज वाली क्वेश्चंस उसमें भी होंगे, या कल जो आप क्वेश्चंस करोगे उसमें भी होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये आपका थ्योरी पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, अभी आपका केवल न्यूमेरिकल पार्ट बचा है।
यस शुभम, मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं, मैंने ये कहा है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले खुद प्रैक्टिस करना है, मैंने ये कहा है। चलो सब लोग फटाफट एक बार अटेंडेंस दे दो, टाइम कम है, फटाफट 40 सेकंड बचे हैं, सबका अटेंडेंस आना चाहिए फटाफट एक बार। कुछ क्वेश्चन शुभम खुद भी करने होते हैं, सर हर चीज एक्सप्लेन करेंगे लेकिन पहले खुद प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे। हो गया सबका अटेंडेंस क्लियर? तो मीटिंग खत्म हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन बचे आप मैंने